व्हाट एपिक सीजन भाई। हाँ मतलब मैं जानता हूँ तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो इंटर मिलान से हारी है, कैसा एपिक सीजन भाई। बट रुको जरा, समझो। रुको जरा, सबर करो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं उन्हें मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ। तो अब इस वीडियो पर आई गए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर ठोक देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों ही टीमों के बारे में कि कैसे बार्सिलोना ने एक 10 साल के बाद इतना बड़ा, इतना भयंकर सीजन खेला है कि सारे बार्सिलोना फैंस का कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, और कैसे एक गैलेक्टिकोस का फॉर्मेशन, न्यू रियल मैड्रिड के फॉर्मेशन ने कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी, और जहां पर पिटाई खाई है उसकी तो बात क्या ही करें। तो शुरुआत बार्सिलोना से करते हैं। तो भाई बस एक बार जब से ये सीजन शुरू हुआ है से लेके अब तक सारे स्कोरबोर्ड देख लो। सिर्फ ला लीगा की ही बात करूं ना तो 30 गेम में 60 गोल के आसपास मारे। टॉप स्कोरर लेवेंडोव्स्की और टॉप 2 असिस्ट प्रोवाइडर रफीना और लमीन यमाल, और उन दोनों का गोल असिस्ट रेशियो 50 प्लस का। यूएफा चैंपियंस लीग हो, सुपर कोपा हो, कोपा डेल रे हो, हर एक टूर्नामेंट में जितने भी यूरोपियन जाइंट्स हैं सबको कूटा है इन्होंने। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा है हांसी फ्लिक, क्योंकि सारे ही प्लेयर्स जावी के पास भी थे, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही था। अब बार्सिलोना की डिफेंसिव लाइनअप की बात करूं तो फॉर्चुनेटली इन्हें अर्ली सीजन में कोई भी इंजरीज देखने को नहीं मिली, और बाल्दे हो, कुंदे हो, अराउजो हो या कुबारसी हो, इन्होंने हाईलाइन प्रेस को इतना ज्यादा अच्छे से मेंटेन किया, इतना ज्यादा जल्दी अडेप्ट कर लिया कि इन्होंने सामने वाली टीमों को सिर्फ एक ही चीज दिखाई। और भाई हांसी फ्लिक की बात करूं ना तो हाईलाइन प्रेस और 4-2-3-1 फॉर्मेशन सबके बस की बात नहीं है, और अटैकिंग लाइनअप को इतना बेहतरीन बनाया है, मतलब बॉल भी यही चलाएंगे, गोल भी यही मारेंगे। अब पूरी दुनिया में जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा खुश है ना वो है बार्सिलोना के फैंस, क्योंकि 10 साल बाद अब यूएफा चैंपियंस लीग के पोटेंशियल फाइनल्स में जाने वाले थे। आपने इस सीजन बिल्कुल ट्रेबल रेस ऑन कर रखी थी, तो भाई वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक कहते हैं ना, वो एक जज्बा, वो एक मेंटालिटी जो बन जाती है कि यस ब्रो, ये क्लब अभी भी जिंदा है। लेकिन यस, बार्सिलोना फैंस को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हांसी फ्लिक जब बायर्न म्यूनिख के साथ 6 ट्रिपल का एकदम इंक्रेडिबल सीजन खेला था, नेक्स्ट सीजन वो उतना ही ज्यादा पिटा था। और इस चीज का क्या रीजन हो सकता है कि शायद फर्स्ट सीजन में सामने वाली टीमों को आदत नहीं थी कि भाई 4-2-3-1 हाईलाइन प्रेस को हमें कैसे संभालना चाहिए। बट यस, जो एक्सपीरियंस मैनेजर है जैसे सिमोनो इंजागी, उनके टोटल फुटबॉल ने कैसे बार्सा को पेला, ये चीज बाकी टीम के मैनेजर्स भी नोटिस करेंगे और अपनी फॉर्मेशंस को हमेशा चेंज करेंगे when they are facing FC बार्सिलोना। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने पूरे सीजन तेल लगवा के पिटाई खाई है, हम सबका फेवरेट क्लब रियल मैड्रिड। अब एल क्लासिको में हमने कितनी पिटाई खाई, कैसे खाई, किसकी गलती क्या थी, वो सब डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं डिस्कस करने चाहूंगा फुटबॉल की दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाला कार्लो एंसेलोटी। भाई मैड्रिड के डाउनफॉल में ना मैं इस बंदे की गलती बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि इसने हमें वो मैच जिताया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। पर एंसेलोटी एरा ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि जब हम आर्सेनल से 3-0 डाउन थे तो पूरी दुनिया, पूरा रियल मैड्रिड यही सोच रहा था कि भाई सेंटियागो में 90 मिनट्स बहुत बड़े होते हैं और यहां हम कमबैक करके रहेंगे। इतने प्रॉपर सुपर सब्स्टिट्यूशंस, रोड्रिगो और ब्राहिम डियाज का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करना, मॉड्रिच और क्रूज का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करना, और इतनी सारी इंजरीज होने के बाद जो मैं गिना भी नहीं सकता। तुमने सुपर कोपा का फाइनल्स खेल लिया, तुमने कोपा डेल रे का फाइनल्स खेल लिया, ला लीगा में तुम सेकंड प्लेस पर हो, यूएफा चैंपियंस लीग में तुम क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो रहे। एंड यस, नो डाउट ही मेड सम मिस्टेक्स, बट दैट डजंट मींस कि वो एक बुरा मैनेजर। और यस, शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा बट कार्लो एंसेलोटी ने लीग 1 को छोड़ के बाकी सारी फुटबॉल लीग्स के टॉप टायर लीग को जीत रखा है। तो जब भी तुम लोग ये वर्ड यूज करते हो ना कि सैक एंसेलोटी, सैक दिस मैनेजर, सैक एक्सवाइजेड, तो भाई पहले जाके उसकी हिस्ट्री पढ़ गया। सुपर कप और इंटरकॉन्टिनेंटल की विन के बाद ये लोग आ गए थे हवा में, और फिर क्या होना था, लग गई नजर, इंजरीज पे इंजरीज चालू हो गई और सबको पता चल गया था कि ये सीजन हम खत्म होने वाला। कोई भी प्लेयर अपनी प्रिफर्ड पोजीशन पर नहीं खेल रहा था, और सारे ही मैचेस 90+ मिनट तक जा रहे थे, जहां पर एक नैरो विन के साथ रियल मैड्रिड बाहर आ रही थी, और सारे प्लेयर्स को इतना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आखिरी तक खेलना पड़ रहा था। जितनी एम्बाप्पे की हवा बनी थी उस हिसाब से उसने ठीक ठाक परफॉर्म किया है इस फर्स्ट सीजन में। 24 गोल, 3 असिस्ट। और बात करूं हमारे 10x के राजा विनीशियस जूनियर के बारे में, तो भाई उनकी परफॉर्मेंस तो ऐसे गायब हुई है ना, मतलब भाई ये तो कोई जादूगरी कर सकता। रोड्रिगो का कॉन्फिडेंस इस पूरे सीजन कुएं में था, ना ही कोई टेक ऑन और ना ही कोई बिग गेम परफॉर्मेंस। और लूका मॉड्रिच भैया के बारे में बात करूं तो बस मैं उनको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप हमारे साथ एक सीजन और रुके। आपको पता था कि ये जो नए नए लौंडे आए हैं इनके पिटाई होने वाली है, तो भाई थोड़ा सा रुक जाता हूं, अपनी टीम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कंपोजर दिला देता हूं। बार बार 70-70 मिनट में आऊंगा बीच में तो सामने वाली टीम को इन्फ्लुएंस लगेगा कि भाई लूका मॉड्रिच आ गया सामने। पर एक बात तय है कि लूका मॉड्रिच भी टोनी क्रूज भैया को 100% याद कर रहे थे। और बेलिंगम और फेडी वेल्वर्डे की बात करूं तो भाई उनके तो मैं पैर चूमना चाहूंगा कि भाई उन्होंने वर्क रेट सबसे ज्यादा दिखाया है पूरे सीजन में। और उसके बाद फेडी वेल्वर्डे बस बीच में 1-2 गेम्स के लिए इंजरी की वजह से आउट हुआ था, वरना बेलिंगम भाई लोहे के तार लगे हैं भाई के घुटने में, कोई इंजरी नहीं। फॉर्चुनेटली भाई, टच वुड, ऐसा कभी आगे होना, बट कोई इंजरी नहीं। और भाई उस चीज से हमें इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मिडफील्ड में हमारे पास कोई तो है जो हमें बचा के रख सकता है, एक्सप्लॉइट होने से हमें रोक सकता है। और भाई डिफेंसिव लाइनअप की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि रूडिगर के अलावा
कोई भी अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पर नहीं खेल रहा है और जिसकी वो पोजीशन है उसको पता ही नहीं है क्या करना है, जैसे हमारे लॉर्ड वास्केस, हमारे लॉर्ड कामाविंगा। और फिर बात करें एलाबा की तो सॉरी भाई क्या बोलूं अब, लेकिन हाँ यहाँ पर एक स्टार का जन्म जरूर हुआ। असेंसियो अंदर आते हैं, एकदम से सर्जियो रामोस वाली वाइब देते हैं और भाई ने अभी तक भी कोई ज्यादा ऐसे बिग ब्लंडर नहीं करे हैं, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं करी है, सारी मैक्सिमम बॉल जितनी इंटरसेप्ट कर सकता है करता है, रिकवरी टाइम बहुत ही बढ़िया है। तो भाई इसलिए डिफेंसिव लाइनअप में सिर्फ रूडिगर और असेंसियो का मुझे लगता है कि हाँ ये दोनों थे तो मैड्रिड थोड़ा सा बच गई और हम कुछ फाइनल्स खेल लिए, वरना ट्रस्ट मी ये सीजन पूरा बर्बाद चला जाता। नहीं वैसे बर्बाद तो अभी भी गया ही है और बाकी लौंडे तो नशा करके सिर्फ दौड़ रहे थे, उन्हें बस ये पता था बॉल जहां जा रही है हमें वहां दौड़ना है। साला फिर भी सारे गोल हम ही खा गए। और ये सारी चर्चा करने के बाद ना सिर्फ एक ही चीज बचती है कि इस सीजन में 3 बार मुलाकात हो चुकी है और तीनों बार एकदम दबा कर पिटे, जिसमें से 2 फाइनल्स थे और दोनों ही हमारे। तो अगर रियल मैड्रिड को यहाँ पर ला लीगा बार्सिलोना से छीनने की एक रेस लगानी है तो ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद इस बार 1% भी नहीं, सब कुछ किस्मत के हवाले। अगर हम जीत जाएं तो उठा देना और हार जाएं तो सुबह उठ के थोड़ा सा रो लेंगे और वापस काम पर। तो अपनी ऊंधा बॉल नॉलेज का प्रदर्शन करते हुए मुझे ये बताओ कि क्या इस बार रियल मैड्रिड बार्सिलोना की छाती पे लात मार के ला लीगा की रेस में ऑन है, या बार्सिलोना लेने वाली है 7 पॉइंट की लीड और रफा दफा करने वाली है ला लीगा को रियल मैड्रिड के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरी जर्सीज कहां से आती है, ये स्कार्फ कहां से है, ये टी शर्ट कहां से पहनी है, ये फ्रेम कहां से मिला है, ये सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाओ मेरा कोड लगा लेना, 10% ऑफ भी मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर लाइक एंड शेयर नहीं करी तो आप ट्रू फुटबॉल फैन नहीं हो, ये भी सच है। मिलते हैं आपसे 11 मई को 7 बजे वॉच अलॉन्ग पर। अला माद्रिद गाइस।